दरवाज़ा खुलते ही रामकलिया के माता-पिता रामकलिया के बिस्तर की ओर भागे। साथ ही आसपास के लोग भी थे। रामकलिया के कमरे का हुलिया पूरी तरह बदला हुआ था। कमरे में एक अजीब सी भीनी-भीनी खुशबू पसरी हुई थी। साथ ही रामकलिया के बिस्तर पर तरह-तरह के फूल बिछे हुए थे। पास पड़ी कुर्सी पर श्रृंगार का सामान और एक डब्बा पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बिस्तर पर रामकलिया नहीं, कोई नवविवाहिता लाल साड़ी पहनकर औंधे मुंह लेटी हुई है। रामकलिया की मां ने देर नहीं की और बिस्तर पर सोई हुई उस महिला को झकझोरने लगी। अरे यह क्या? यह तो रामकलिया ही थी। रामकलिया का यह रूप देखकर सबको सांप सूंघ गया। आखिर ऐसा क्या हो गया था? आइए जानते हैं। रामकलिया, जी हाँ, यही तो नाम था उस लड़की का। 16 वर्ष की रामकलिया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके माँ बाप उसका बहुत ही ख्याल रखते थे, उसकी हर मांग पूरी करते थे। यहाँ तक कि हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि गांव तो क्या, पूरे इलाके में सबसे पहले साइकिल रामकलिया के घर पर ही आई थी। उस साइकिल को देखने के लिए पूरे गांव के लोग टूट पड़े थे। रामकलिया उस समय उस साइकिल को चलाते हुए खेत खलियान आदि सब जगह घूम आती थी। रामकलिया बहुत ही नटखट थी और लड़कों जैसी मटरगश्ती करती रहती थी। वह लड़कों के साथ कबड्डी, चिक्का आदि खेलने में भी आगे रहती। एक बार कबड्डी खेलते समय गलगोदी करने के लिए झगड़ा हो गया। देखने वाले तो बताते हैं कि रामकलिया ने विपक्षी टीम के लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। किसी के दांत से खून निकल रहा था तो कोई चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भाग रहा था। रामकलिया से उसकी हम उम्र लड़के पंगे लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके हम उम्र लड़के उसे उजड़ू और झगड़ालू टाइप की लड़की मानते थे। कोई उसके मुंह लगना पसंद नहीं करता था। हाँ, यह बात अलग थी कि सभी लड़के उससे डरते थे। मई का महीना था, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। रामकलिया दोपहर में अपनी साइकिल उठाकर गांव के बाहर अपने बगीचे में चल दी। उसके बगीचे में आम और महुए के बहुत सारे पेड़ थे। यह बगीचा गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर पर था। बगीचे में पहुंचकर पहले तो रामकलिया ने खूब साइकिल चलाई। पूरे बगीचे में दौड़ दौड़कर पसीने से तरबतर हो गई। उसने बगीचे के बीचों बीच एक मोटे आम के पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी करके अपने दुपट्टे से चेहरे का पसीना पोंछा। पसीना पोंछने के बाद पता नहीं रामकलिया को क्या सूझी, वह उसी पेड़ के नीचे अपना दुपट्टा बिछाकर उस पर लेट गई। बगीचे में लेटे लेटे ही रामकलिया का मन पंछी उड़ने लगा। वह सोचने लगी कि उसके बाबूजी उसके लिए एक वर की तलाश कर रहे हैं। वह थोड़ा सकुचाई, थोड़ा मुस्कुराई और फिर हंसने लगी। एक न एक दिन एक राजकुमार आएगा और उसे ब्याह कर ले जाएगा। पता नहीं वह कैसा होगा, कौन होगा, कहाँ होगा। पता नहीं मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी या नहीं। पर खैर, जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। बाबूजी उसके लिए जैसा भी लड़का खोजेंगे वह उसी से शादी करके खुश रहेगी। उसे पक्का विश्वास था कि उसके बाबूजी उसकी शादी जरूर किसी धनवान घर में करेंगे, जहां उसकी सेवा के लिए जरूर कोई न कोई नौकरानी होगी। अभी रामकलिया इन्हीं सब बातों में खोई हुई थी कि उसे ऐसा लगा कि उसके सिर की तरफ कोई बैठकर उसके बालों में उंगली फिरा रहा है। रामकलिया के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, ये तो आए दिन की बात थी। गाय बकरी चराने वाले लड़के लड़कियां चुपके से उसके पीछे बैठकर उसके बालों में उंगली फिराते सहलाते, और रामकलिया भी खुश होकर उन्हें थोड़ा बहुत अपनी साइकिल चलाने को दे देती। पर पता नहीं क्यों आज रामकलिया को यह आभास हो रहा था कि उंगली कुछ इस तरीके से पिरोई जा रही हैं कि कुछ अलग सा ही एक अनजाना आनंद हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत प्रेम से उसके बालों को सहलाते हुए अपनी उंगलियां उसमें पिरो रहा है।
आज रामकलिया को एक अलग ही आनंद मिल रहा था। उसमें उसके यौवन की खुमारी भी छिपी हुई लग रही थी। उसके शरीर में एक हल्की सी गुदगुदी हो रही थी और उसे अंगड़ाई लेने की इच्छा हो रही थी, पर वह बिना शरीर को हिलाए डुलाए चुपचाप लेटी रही। उसे लगा कि अगर उठकर बैठ गई तो यह स्वर्ग का सा आनंद उसे दोबारा नहीं मिलेगा। उसने बिना पीछे मुड़े ही धीरे से कहा कि 10 मिनट और ऐसे उंगलियां घुमाओ तो मैं 1 घंटे तक तुम्हें साइकिल चलाने दूंगी। पर पीछे से कुछ भी आवाज नहीं आई। फिर भी रामकलिया मदमस्त लेटी रही। उसे हल्की हल्की नींद आने लगी। शाम हो गई थी बगीचे में अभी रामकलिया को लेटे हुए। तभी उसके बाबूजी, उनकी तेज आवाज उसके कानों में आई, रामकली, बेटी रामकली, अरे कब से यहाँ आई है? मैं और तुम्हारी माँ कब से तुम्हें खोज रहे हैं। इस सुनसान बगीचे में जहाँ कोई भी नहीं है तो निडर होकर सो रही है। रामकलिया ने करवट ली और अपने बाबूजी को देखकर मुस्कुराई। उसके बाबूजी उसे घर चलने के लिए कहकर घर की ओर चल दिए। रामकलिया उठी, साइकिल उठाई और लंगड़ी मारते हुए गांव की ओर चल दी। उस रात उसे पता नहीं क्या हुआ कि रामकलिया ठीक से सो नहीं सकी। पूरी रात करवट बदलती रही। जब भी सोने की कोशिश करती उसे बगीचे में घटी आज दोपहर की घटना याद आ जाती। वह बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर यह जानना चाहती थी कि आखिर वह कौन था। अब वह पछता रही थी। उसे लग रहा था कि पीछे मुड़कर उसे उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह करे भी तो क्या करे। उस अनजान व्यक्ति के कोमल प्यार भरे स्पर्शों को उसे पता नहीं चला कि कब नींद आ गई। अगर उसके बाबूजी बगीचे में नहीं पहुंचते और उसे नहीं जगाते तो पता नहीं कब तक वह सोती रहती। सुबह जल्दी जागकर रामकलिया अपनी साइकिल उठाकर फिर उस बगीचे में चली गई। सुबह की ताजी हवा पूरे बगीचे में हिलकोरे ले रही थी, पर पता नहीं क्यों सरसराती हवा में पत्तियों टहनियों से बात करती हुई हवा में रामकलिया को एक भीनी भीनी मदमस्त सी सुगंध का आभास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज पवन देव उसके बालों से खेल रहे हैं। वह लगभग 1 घंटे तक बगीचे में रही और फिर घर वापस आ गई। घर आने के बाद रामकलिया पता नहीं किन यादों में खोई रही। उसी दिन फिर से दोपहरी में रामकलिया का जी नहीं माना और वह साइकिल उठाकर बगीचे की ओर चल पड़ी। बगीचे में 3-4 राउंड साइकिल दौड़ाने के बाद फिर रामकलिया एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगी। उसे कुछ सूझा। वह हल्की सी मुस्काई और अपने दुपट्टे को अपने सर के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगी। अभी रामकलिया को लेटे 2-4 मिनट ही हुए थे कि उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बालों में उंगली पिरो रहा है। वह कुछ बोली नहीं, पर धीरे धीरे अपना हाथ अपने सर पर ले गई। वह उस उंगलियों को पकड़ना चाहती थी जो उसके बालों में घुसकर बालों से खेलते हुए उसे एक सुखद अनुभव करा रही थी। पर उसने जो ही अपने हाथ अपने सर पर लेकर गई, वहां उसे कुछ भी नहीं मिला। पर ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ उंगलियां उसके बालों से खेल रही हैं। रामकलिया को बहुत ही अचंभा हुआ और वह तुरंत ही उठकर बैठ गई। पीछे सर घुमाकर देखा तो गजब हो गया, पीछे कोई भी नहीं था। उसे लगा शायद जो था वह पेड़ के पीछे छिप गया हो, पर उसके मन में एक बात आई। जब वह अपना हाथ सर पर ले गई थी तो वहां कुछ भी नहीं मिला था। फिर भी बालों में उंगलियों को महसूस कर रही थी। खैर वह उठकर खड़ी हो गई और पेड़ के पीछे चली गई, पर वहां भी उसे कोई नहीं मिला। जब वह बगीचे में आसपास दौड़ लगाई, पर वहां भी उसे कोई नहीं दिखा। फिर वह अपनी साइकिल के पास आई और तेजी से साइकिल चलाते हुए गांव की ओर भाग गई। उसे डर तो नहीं लग रहा था, पर कहीं ना कहीं एक रोमांचित सी अवस्था जरूर बन गई थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आज की रात फिर रामकलिया सो नहीं सकी। आजकल उसे अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन नजर आ रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि वह विवाह योग्य हो गई है। वह बार बार शीशे में अपना चेहरा भी देखती।
अब उसमें थोड़ा शर्माने के गुण भी आ गए थे। बिना बात के ही कुछ याद करके उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल जाती। पता नहीं क्यों उसे लगने लगा था कि उसके बालों से खेलने वाला कोई उसके गांव का नहीं, अपितु कोई दूसरा सुंदर युवक है जो प्यार के वशीभूत होकर उसके पास खिंचा चला आता है और चुपके से उसके बालों से खेलने लगता है। फिर उसके दिमाग में एकदम कौंधा कि जो भी है वह बहुत शर्मीला और साथ ही साथ फुर्तीला भी है, क्योंकि पता नहीं कहाँ छुमंतर हो गया, दिखा ही नहीं। रामकलिया के दिमाग में बहुत सारी बातें दौड़ रही थीं, पर सब एक सुखद अनुभव से भरी हुई थीं। अब तो जब तक रामकलिया अपने बगीचे में जाकर 1-2 घंटे लेट नहीं लेती, तब तक उसका जी नहीं भरता था। रामकलिया का प्रतिदिन का बगीचे में जाना और एक अलौकिक प्रेम की ओर कदम बढ़ाना शुरू हुआ। एक अनजाना एहसास, ना समझ प्रेम जो रामकलिया के हृदय में हिचकोले ले रहा था। वह पूरी तरह से अनजान थी इस प्रेम से, फिर भी हो गई थी इस प्रेम की दीवानी। अगली बार प्रेम के इस अनजाने एहसास से उसके हृदय को गुदगुदाया था। एक दिन सूर्य डूबने को था। चरवाहे अपने गाय भैंस बकरियों को हाँकते हुए गांव की ओर चल दिए थे। अंधेरा छाने लगा था। ऐसे समय में रामकलिया को पता नहीं क्या सूझा, वह अपनी साइकिल उठाकर बगीचे में चली गई। आज उसने बगीचे में पहुंचकर साइकिल को एक जगह खड़ा कर खुद ही पास खड़ी हो गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो उसे उस बगीचे में बुलाता है और वह भी अपने आप को रोक नहीं सकती और खिंचते हुए इस बगीचे में चली आती है। 2-4 मिनट खड़ा रहने के बाद रामकलिया थोड़ा सा तन गई और सोचने लगी, अगर यह इंसान न होकर भूत निकला तो? खैर जो भी हो, मुझे पता नहीं क्यों इस रहस्यमय जीव से मुझे प्रेम हो गया है। भूत हो या कोई दैवी आत्मा, अब तो मैं इससे मिलकर ही रहूंगी। इंसान इंसान को अपनाता है, मैं अब इस दैवी आत्मा को अपनाकर हमसफर बनाऊंगी। देखती हुई इस अनजाने अनसमझे प्यार का परिणाम क्या होता है। अगर वह इंसान नहीं तो कौन है और किस दुनिया का रहने वाला है? कैसी है उसकी दुनिया? यह सब सोचती हुई रामकलिया अपने साइकिल का हैंडल पकड़ते और बगीचे से बाहर आने लगी। अब बगीचे में पूरा अंधेरा पसर गया था और साथ ही सन्नाटा भी था। रह रहकर कभी कभी गांव की ओर से कोई आवाज़ उठाती थी। रात को रामकलिया अपने कमरे में बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब सिहरन गुदगुदी का एहसास हो रहा था उसको। उसे कभी हंसना तो कभी रोना आ रहा था। तभी अचानक उसके कमरे के जंगले से एक बहुत तेज डरावनी सरसराती हवा अचानक कमरे में प्रवेश करी। बिना बहती हवा के अचानक कमरे में इस डरावनी हवा से रामकलिया थोड़ी सहम गई और फटाक से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें काफ़ी तेज हो गई थीं। वह धीरे धीरे लंबी सांस लेकर अपने बढ़ते दिल की धड़कन को काबू करने लगी। तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके कान में हौले हौले भारी आवाज़ में गुनगुना रहा हो। बढ़ती दिल की धड़कन कुछ तो कह रही थी, मैं तेरा दीवाना जलता परवाना हूँ, तू क्यों नहीं समझ रही है। इसी के साथ उसे लगा कि वह सरसराती हवा उसके बिस्तर के बगल में हल्के से रूप में स्थित हो गई है, पर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। अचानक उसे लगा कि वही बगीचे वाले सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों के साथ खेलने लगे हैं। उसे एक चरम आनंद की अनुभूति करा रहे थे। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी और धीरे से लेट गई। अरे यह क्या! उसके लेटते ही ऐसा लगा कि उसके कमरे में रखी एक काठ की कुर्सी सरकते हुए उसके सिरहाने की ओर आ रही है। वह करवट बदलकर देखती है उस काठ की कुर्सी की तरफ, तब वह काठ की कुर्सी उसके सिरहाने आकर लग गई। फिर बिना कुछ कहे एक मदमस्त अल्हड़ प्रेमांगना की तरह अंगड़ाई लेते हुए, सांसों को तेजी से छोड़ते हुए वह फिर से चुपचाप बिस्तर पर लेट गई।
उसके लेटते ही वह सुकोमल हाथ फिर से उसके बालों से खेलने लगे। वह एक कल्पित दुनिया की सैर पर निकल गई। यह कल्पित दुनिया अलौकिक थी। इस दुनिया की इकलौती राजकुमारी रामकलिया ही थी, जिसे एक अपने सेवक से प्रेम हो गया था। वह इस कल्पित दुनिया में आनंदित होकर विचरण कर रही थी। अचानक रामकलिया को इस कल्पित दुनिया से बाहर आना पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि कोई उसका सिर पकड़कर जोर जोर से हिला रहा है। रामकलिया को लगा कि कहीं वह स्वप्न में तो नहीं, पर वह जगी हुई थी। वह उठकर बैठ गई और उस कमरे में शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो रामकलिया को उसके पिछले जन्म में लेकर गई। रामकलिया बिस्तर पर सावधान होकर बैठी हुई थी। काठ की कुर्सी पर मूर्त रूप से पर एक पूरी तरह से स्पष्ट हवा का रूप विराजमान था। वहां से एक मर्दानी भारी आवाज सुनाई दे रही थी। वह आवाज कह रही थी कि रामकलिया, तू मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं पिछले 2 जन्मों से तुझे प्रेम करता आ रहा हूँ। मैंने हर जन्म में तुझे अपनाने के लिए कुछ ना कुछ गलत कदम उठाया है, पर इस जन्म में मैं तुझे सच्चाई से पाना चाहता हूँ। वह आवाज आगे बोली, याद है पिछले जन्म में भी मैं तुझे अथाह प्रेम करता था, पर तू मेरे प्रेम को नहीं समझ सकी और मैं भी बाबला तुझे पेड़ से धक्का दे दिया था। पिछले जन्म में जो गांव की गोरी थी उसे एक बेड़ी हार का लड़का अपनाना चाहता था, पर रमेशरा के पिता द्वारा मना करने पर भी उस बेड़ी हार पुत्र ने आत्महत्या कर ली थी और प्रेत हो गया था। बाद में वही प्रेत रमेशरा को ओल्हा पोती खेलते समय धक्का दे दिया था और वही रमेशरा अब रामकलिया के रूप में फिर से पैदा हुई थी। मैं वही हूँ, पर अब बदल गया हूँ। भले ही मैं एक आत्मा हूँ, एक प्रेत हूँ, पर मैं अपनी प्रियतमा का कोई अहित नहीं करूँगा और अब उसे नफरत से नहीं, प्रेम से जीतूँगा। उस हवा रूपी आवाज़ की बातें सुनकर रामकलिया एक पागल प्रेमी की तरह उठकर उस कुर्सी पर विराजमान मूर्त पर अस्पष्ट हवा से लिपट गई। वह सिसक कर कहने लगी, तू जो भी है मेरा है। मैं अब तेरे बिना नहीं जी सकती। तू अब देर ना कर, अभी मेरी मांग में सिंदूर भर और मुझे अपना बना ले। मुझे सदा सदा के लिए अपने साथ ले चल। इतना कहने के बाद रामकलिया को अचानक क्या हुआ पता नहीं, वह बिस्तर पर गिर पड़ी। सुबह सुबह रामकलिया के माता पिता रामकलिया के कमरे का दरवाज़ा पीटे जा रहे थे, पर वह उठने का नाम नहीं ले रही थी। रामकलिया के माता पिता बहुत ही परेशान थे, क्योंकि रामकलिया के कमरे से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए थे। सब चिल्ला चिल्ला कर रामकलिया को जगाना चाहते थे। रामकलिया के माता पिता ने दरवाज़ा तोड़ने का फैसला किया, क्योंकि वे अब किसी अनहोनी की आशा में पीले पड़ते जा रहे थे। लकड़ी के दरवाजे पर कसकर एक लात पड़ते ही अंदर से लगी उसकी किल्ली निकल गई और भड़ाक से करके दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही रामकलिया के माता पिता रामकलिया के बिस्तर की तरफ भागे। साथ में आसपास के कई लोग और भी थे। रामकलिया के कमरे का हुलिया पूरी तरह से बदला हुआ था। कमरे में एक अजीब सी भीनी भीनी खुशबू पसरी हुई थी। साथ ही रामकलिया के बिस्तर पर तरह तरह के फूल बिछे हुए थे। पास पड़ी कुर्सी पर सिंघोरे का एक डिब्बा पड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि बिस्तर पर रामकलिया नहीं, कोई नई नवेली दुल्हन लाल साड़ी पहनकर औंधे मुंह लेटी हुई है। रामकलिया की माँ ने देर नहीं की और बिस्तर पर सोई उस औरत को झकझोरने लगी। अरे ये क्या! जैसे ही उसने करवट बदली, आंखें मलते हुए उठकर बैठ गई। सभी लोग अचंभित तो थे ही, पर रामकलिया का यह रूप देखकर उन्हें सांप भी सूंघ गया। दरअसल वह रामकलिया ही थी, पर वह एक नवविवाहिता की तरह सजरी सवरी हुई थी। उसके हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ और पैरों में महावर लगा हुआ था। पता नहीं कहाँ से उसके पैर में नए नए छांगल भी आ गए थे। सर पर सोने का मांग टीका
शोभा पा रहा था और उस मांग टीके के नीचे सिंदूर की हल्की सी आभा बिखरी हुई थी। सभी लोग हैरान परेशान, अरे रात को ही तो रामकलिया अपने कमरे में गई थी। रात को उसके कमरे से कोई भी आवाज़ नहीं हुई, दरवाज़ा भी नहीं खुला, तो इतना सारा सामान कहाँ से आ गया? उसे एक नई दुल्हन की तरह कौन सजा गया? क्योंकि उसको जिस तरह से सजाया गया था ऐसा लग रहा था कि कोई 8-10 महिलाओं ने 2-4 घंटों की मेहनत के बाद उसे सजाया हो। रामकलिया के माता पिता परेशान थे कि उसके घर में इतना सब कुछ हो गया, उनके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। रामकलिया बिस्तर से उठी, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह अपने कमरे में स्तब्ध खड़े लोगों को और विशेषकर अपने माता पिता की ओर देखने लगी। वह धीरे से चलकर अपने माता पिता के पास गई और उनके गले लग गई। उसने कहा कि माँ, मैं अब विवाहिता हूँ। इसके बाद भी उसकी माँ कुछ न बोल सकी। सभी लोग आश्चर्य में डूबे हुए थे। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग रामकलिया के गांव की तरफ आते और सच्चाई जानने की कोशिश करते, पर गांव के लोगों की सुनी सुनाई बातों को अंधविश्वास से सिर हिलाते चले जाते। जी हाँ, उस रात उस प्रेत ने रामकलिया से विवाह करके उसे सदा के लिए अपना बना लिया था।